नमस्कार दोस्तों, आपके अपने जीके ज्ञान सागर चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुनील उपाध्याय। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन करने जा रहे हैं। अफ्रीका एक विशद महाद्वीप है, लेकिन इसका अध्ययन हम लगभग 2 या 3 क्लासों में करेंगे। आज पहली क्लास में हम अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए, अफ्रीका महाद्वीप अगर मैं कह दूं तो दोस्तों इतना आपको मालूम है कि ये एशिया महाद्वीप के बाद दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ना केवल ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, बल्कि दुनिया में एशिया के बाद दूसरे नंबर की जनसंख्या वाला महाद्वीप है। दोस्तों, जब हम अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन करेंगे तो हमें अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ सामान्य बातों की जानकारी होना लाजमी है। जैसे मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा महाद्वीप है जिसे हम अंध महाद्वीप की संज्ञा देते हैं। तो हम इसे अंध महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अविकसित महाद्वीप है। अन्य महाद्वीपों की तुलना में अभी उतना विकसित नहीं हो पाया जितना कि दूसरे महाद्वीप हैं। इसके अलावा ये एक ऐसा महाद्वीप रहा है जिसे हम बीमारू महाद्वीप कहते हैं। बीमारू इसलिए कहते हैं क्योंकि गरीब महाद्वीप है। तो बीमारू महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि ये थोड़ा गरीब महाद्वीप है। और जो बीमारियों का महाद्वीप भी रहा है, चाहे वो एड्स उठा लो आप, चाहे चिकनगुनिया उठा लो, चाहे ये तमाम नई पुरानी बीमारियों को अगर हम देखें तो इसी महाद्वीप से वो पैदा हुई है। तो आइए अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ना अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मैंने अभी बोला कि अफ्रीका महाद्वीप थोड़ा अविकसित महाद्वीप है, लेकिन इसमें अगर मैं सबसे दक्षिण में स्थित दक्षिण अफ्रीका देश का नाम लूं तो ये जो दक्षिण अफ्रीका देश है दोस्तों, ये देश सबसे अधिक विकसित देश है इस पूरे महाद्वीप का। दक्षिण अफ्रीका देश पूरे महाद्वीप का सबसे अधिक विकसित देश है। और आप यूं कह सकते हो कि ये जो दक्षिण अफ्रीका देश है, ये दुनिया का एकमात्र देश है, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। तो ये जो दक्षिण अफ्रीका देश मैंने लिखा है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण दिशा में पड़ता है दक्षिण अफ्रीका देश, इसके बारे में अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहां हम पढ़ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका देश के बारे में। अब दोस्तों, ये दो दक्षिण अफ्रीका देश है, ये वाला देश है। मैं इसी के पॉइंट बना रहा हूं, जैसे पहला पॉइंट बनाया इस देश का कि ये एकमात्र ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। तो आप कहेंगे सर 3 राजधानियां कौन सी है? तो यहां बिल्कुल दक्षिण में ये जो नगर आता है केप टाउन है, और एक राजधानी इसकी केप टाउन है। ध्यान रखिएगा कि ये केप टाउन जो है ये यहां की न्यायिक राजधानी है। और न्यायिक का मतलब ये यहां की जुडिशियल कैपिटल है, यहां का सुप्रीम कोर्ट केप टाउन में स्थित है। दूसरी यहां की राजधानी है प्रिटोरिया, ये मुख्य राजधानी है। मुख्य राजधानी इसलिए है क्योंकि राजधानी के अर्थ में हम उसी शहर को लेते हैं जहां से वहां का प्रशासन होता हो, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया। और अगर तीसरे पॉइंट पे नाम लूं तो मैं यहाँ के एक मशहूर शहर जोहान्सबर्ग का नाम उठा लूं। ये जोहान्सबर्ग जो शहर है स्वर्ण उत्पादन के लिए जाना जाता है। जोहान्सबर्ग शहर ड्रैकेंसबर्ग पर्वत के पास में आता है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत के इलाके में ये जोहान्सबर्ग स्थित है, और इसी जोहान्सबर्ग में स्वर्ण नगर के नाम से भी हम पढ़ते हैं। सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका की आर्थिक राजधानी है। तो दक्षिण अफ्रीका देश को आपने देखा, अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में पड़ता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी कितनी राजधानियां हैं दोस्तों? 3 राजधानियां हैं। इसके अलावा अब हम इस देश के बारे में दूसरी चीजों पर आते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश भी रहा है जहां महात्मा गांधी गए थे। आपको मालूम है महात्मा गांधी शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1 साल के क्रम में दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1 साल के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने वाले महात्मा गांधी 21 साल इस देश में गुजारते हैं। और इस देश में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किया था। आपको थप्पड़ कांड याद होगा, जब महात्मा गांधी जोहान्सबर्ग से और केप टाउन के बीच में जा रहे थे। ट्रेन की वो घटना थी, गांधी जी के एक गाल पे थप्पड़ पड़ा तो दूसरा आगे कर दिया था। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी इसी देश में 21 साल गुजारते। और मैं यूं भी अगर कह दूं कि महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किया था इसी देश के अंदर किया, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। लेकिन प्रश्न ये बनता है, जिस तरह 1915 में गांधी जी के भारत लौट आने के बाद महात्मा गांधी ने अपना जो प्रमुख केंद्र बनाया था वो नेटाल को बनाया था, ठीक भारत में साबरमती आश्रम को बनाया था, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने अपना प्रमुख केंद्र किसे बनाया था?
तो आप पढ़ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका देश को। नक्शे पर आपने दक्षिण अफ्रीका देश देख ही लिया है। ये दक्षिण अफ्रीका जो देश है इसी के बारे में हम दूसरा टॉपिक जमा रहे हैं। पहला टॉपिक हमने पढ़ा कि ये दुनिया का अकेला देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। दूसरा हम पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं कि गांधी जी ने यहाँ 21 साल गुजारे थे, जहाँ केंद्र किसको बनाया था। जैसे भारत में साबरमती आश्रम को बनाया, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में किसको केंद्र बनाया था, नेटाल को। मैं यहाँ गांधी जी का एक दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर उठा सकता हूँ कि महात्मा गांधी जिसकी बड़ी पुस्तकों पे अगर हम चर्चा करें, विशेषकर उनकी ऑटोबायोग्राफी की अगर मैं नाम लूँ, तो गांधी की जो आत्मकथा है उसका नाम एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। लेकिन गांधी की एक दूसरी पुस्तक और भी है। गांधी की एक पुस्तक है हिंद स्वराज, और ये हिंद स्वराज वह पुस्तक है जिसका गांधी ने लेखन दक्षिण अफ्रीका में किया था। ये पुस्तक गांधी ने कहाँ लिखी थी, दक्षिण अफ्रीका में, और इस पुस्तक को गांधी ने लिखा था 1909 में। और मैं आपको बता दूं यही वो हिंद स्वराज पुस्तक है जिसमें गांधी अपने प्रसिद्ध सत्याग्रह को स्पष्ट करते हैं। पूछा जाए कि गांधी का सत्याग्रह उनकी किस पुस्तक में स्पष्ट होता है, तो आप कहेंगे हिंद स्वराज में स्पष्ट होता है। और सत्याग्रह क्या है इसके बारे में मुझे बताने की खासा जरूरत नहीं है कि सत्य के लिए आग्रह है। महात्मा गांधी का कहना यह था सत्याग्रह के अर्थ में कि अगर आप सत्य हो, आपके विचार सत्य है, आपकी सोच सत्य है, आपका लक्ष्य सत्य, आपका सिद्धांत सत्य है, तो सामने वाली शक्ति भले ही कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, उसे डिफीट करने के लिए, उसे हराने के लिए आपके पास सत्य की शक्ति ही काफी है। पावर ऑफ ट्रुथ जो है आपकी वो बहुत है और वही लाजमी है। मैं तीसरे पॉइंट पर आता हूं। दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा हुआ एक तीसरा पॉइंट है, यहां एक नदी भी बहती है इस देश में। नदी का नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। भैंस को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बेफेलो, और इस नदी का नाम भी क्या है दोस्तों, बेफेलो नदी है। तो बेफेलो नदी इस देश में बहती है। इसके अलावा इस देश की एक और नदी भी है, हम संतरा या नारंगी को अंग्रेजी में ऑरेंज कहते हैं। ऑरेंज नदी का संबंध भी इसी देश से है, तो ऑरेंज नदी भी दक्षिण अफ्रीका में है। इसके अलावा एक नदी और भी है इस देश में, वॉल नदी, वॉल नदी। तो वॉल नदी का संबंध भी कहां से है, दक्षिण अफ्रीका से। तो तीनों नदी हमने दक्षिण अफ्रीका की देखी है, एक बेफेलो नदी है, ऑरेंज नदी है, और तीसरी क्या है, वॉल नदी है। मैं अगले पॉइंट पर आता हूं। हम अभी तक दक्षिण अफ्रीका के ही पॉइंट बना रहे हैं। दुनिया का अकेला देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। मैं दक्षिण अफ्रीका देश की बात करूं तो सोने के लिए हम जोहान्सबर्ग शहर को याद करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम हीरों के लिए भी यहाँ एक शहर को याद करते हैं, और हीरों के लिए दक्षिण अफ्रीका का जो प्रसिद्ध शहर है उसका नाम उठाते हैं, तो ये है किम्बरले। और ये जो किम्बरले नगर है दोस्तों, ये वो नगर है जो विश्व में हीरे की सबसे बड़ी मंडी कहलाता है। तो किम्बरले नगर के आगे मैं लिख सकता हूं कि ये विश्व की सबसे बड़ी हीरे की मंडी है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। अब ये हीरे की जो खान है, जैसे अगर हीरे की खान अगर हम भारत में देखें तो कृष्णा नदी के आसपास के क्षेत्रों में, विशेषकर हमें आंध्र प्रदेश में हीरों की खान मिलती है। और हम हीरों की खान में गोलकुंडा खान को नहीं भूल सकते, आंध्र प्रदेश में है, जहां से बेशकीमती कोहिनूर हीरा निकाला गया था। तो याद रखिएगा, कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। और कोहिनूर हीरा पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जो थे, जिनकी जो काणे थे, जिनकी आंख चेचक की वजह से चली गई थी, जो भारतीय इतिहास के उन 2 शासकों में से एक है जो वन आइड थे, महाराणा सांगा के अलावा महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह से ही अंग्रेजों ने पहली बार कोहिनूर हीरा छीना था। पहली बार कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की जिस रानी के पास गया, वो रानी वही रानी थी जो 1857 की बगावत के समय इंग्लैंड की महारानी, यानी कि महारानी विक्टोरिया के पास पहली बार हमारे देश का बेशकीमती कोहिनूर हीरा पहुंचा था। और रानी विक्टोरिया ने ही ये परिपाटी, ये परंपरा शुरू की थी कि कोहिनूर हीरे को धारण कोई पुरुष नहीं करेगा। उसके बाद अब आगे जो भी रानी आएगी वही कोहिनूर हीरे को धारण करेगी, मानी कि केवल स्त्री ही कोहिनूर हीरे को धारण करेगी। आज भी कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ सेकंड के क्राउन में लगा हुआ है। लेकिन हम यहाँ विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले पे बात कर रहे थे। यह वही किम्बरले खान है जहाँ से दुनिया का सबसे बड़ा जो हीरा है, कुलीनान हीरा, निकाला गया था। तो ये कुलीनान हीरा, इसका नाम कुलीनान इसलिए पड़ गया क्योंकि इसको खोजा जिसके द्वारा गया था उसका नाम जेम्स कुलीनान था। उसी जेम्स कुलीनान के नाम पर इस हीरे का नाम कुलीनान हीरा हो गया। हम अभी भी बढ़ते हुए दक्षिण अफ्रीका के ही पॉइंट्स बना रहे हैं। बार में फिर थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं। नेटाल वो केंद्र था जिसे गांधी ने, जिस तरह भारत में साबरमती आश्रम को अपनी राजनीति का प्रमुख अड्डा बनाया, ठीक उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने किसको बनाया था, नेटाल को। दक्षिण अफ्रीका जो देश रहा है अपना,
इसी का हम अगला पॉइंट बनाते हैं। 4 पॉइंट हो गए, हम 5वें पॉइंट पर बात कर रहे हैं। अभी भी हम बराबर दक्षिण अफ्रीका देश की चर्चा कर रहे हैं। ये जो दक्षिण अफ्रीका देश है, इसी देश का एक पड़ोसी देश और है। मान लो ये आपका दक्षिण अफ्रीका देश है, और दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में जो देश है ये बोत्सवाना देश है। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में बोत्सवाना है, और दक्षिण अफ्रीका और विशेषकर बोत्सवाना और इधर दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पूर्व में नामीबिया देश है। इन तीनों देशों में अगर एक फैले हुए मरुस्थल का मैं जिक्र करूं तो ये एक ऐसा मरुस्थल रहा है जिसे हम कालाहारी मरुस्थल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो कालाहारी मरुस्थल है, इसकी विशेषताओं पर मैं आपसे बात करूं तो मैं पहला पॉइंट कालाहारी मरुस्थल का बना सकता हूं कि ये वही मरुस्थल है जहां एक ऐसा घास का मैदान है जो अन्य घास के मैदानों से थोड़ा अलग है। जैसे दुनिया में हम बड़े घास के मैदान देखते हैं, स्टेपी हो, पंपास हो, डाउन्स हो, चाहे वो सवाना हो, तो दुनिया के अलग जो घास के मैदान है, चाहे हम अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान, ब्राजील में सेल्वास घास का मैदान, कैंपोस घास का मैदान, लानोस घास के मैदान, ये जो दुनिया के अलग घास के मैदान उनसे थोड़ा सा अलग है। और ये जो घास का मैदान है ये सवाना घास मैदान है। ये सवाना घास मैदान थोड़ा अलग क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा घास मैदान है जो कि उष्णकटिबंधीय है। ये उष्णकटिबंधीय घास मैदान इसलिए है क्योंकि एक मरुस्थल के मध्य में पड़ता है। उष्णकटिबंधीय घास मैदान है, जबकि अन्य घास मैदानों को अगर हम पढ़ते हैं तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान नजर आते हैं। इसके अलावा मैं कालाहारी मरुस्थल का अगर दूसरा पॉइंट बनाऊं तो मैं कह दूं कि ये वही मरुस्थल है जहां जेब्रा पाए जाते हैं। ये वही मरुस्थल है जहां जिराफ पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग पाया जाता है। अगर मैं दुनिया के सबसे बड़े पक्षी शुतुरमुर्ग का नाम लूं तो दुनिया के सबसे छोटे पक्षी जो है, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी हमिंग बर्ड, दुनिया के सबसे छोटे पक्षी हमिंग बर्ड का नाम लूं तो एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा जो पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है, इसी का अंडा दुनिया का सबसे बड़ा अंडा माना जाता है, और एक तरफ दुनिया का सबसे छोटा जो पक्षी है वो हमिंग बर्ड माना जाता है। कालाहारी मरुस्थल पे हम आगे बात करें तो ये वही मरुस्थल है कालाहारी जहां हमें एक जनजाति निवास करती हुई मिलती है जिसे हम बुशमैन जनजाति के नाम से पढ़ते हैं। और ये जो बुशमैन जनजाति है, ये बुशमैन जनजाति दुनिया की सबसे अधिक लंबी जनजाति है। लंबाई के हिसाब से विश्व की सबसे अधिक लंबी जनजाति है बुशमैन। और दुनिया की अगर मैं सबसे बौनी जनजाति का नाम लूं तो मैं दुनिया की सबसे बौनी जनजाति पिग्मी जनजाति को बता दूं। ये जो पिग्मी जनजाति है ये दुनिया की सबसे अधिक बौनी जनजाति है, जबकि दुनिया की सबसे अधिक लंबी जनजाति कौन सी है? बुशमैन। तो ये पिग्मी जनजाति ये कांगो के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, और कांगो भी अफ्रीका का देश है। अफ्रीका का एक देश कांगो है और अफ्रीका का एक देश कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य है। तो ये पिग्मी जनजाति, ये कांगो की जनजाति है, दुनिया की सबसे अधिक बौनी जनजाति मानी जाती है। और जैसा कि पिग्मी शब्द का अर्थ भी बौना ही होता है, दुनिया की सबसे अधिक बौनी जनजाति हम पिग्मी को मानते हैं, दुनिया की सबसे अधिक लंबी जनजाति हम बुशमैन जनजाति को मानते हैं, जो कि कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। उधर कालाहारी का विस्तार दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में मुख्य रूप से है, लेकिन इसका कुछ विस्तार नामीबिया देश में भी आता है। तो एक बार फिर हम कालाहारी की बात कर रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया में फैली हुई कालाहारी में सवाना घास का मैदान है। अन्य घास के मैदानों से थोड़ा अलग है, और वो इसलिए अलग है क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जबकि दुनिया में हम अन्य घास के मैदान देखते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में हम प्रेरी घास का मैदान देखते हैं, दक्षिण अमेरिका में हम अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान पढ़ते हैं। इसके अलावा हम ब्राजील में सेल्वास, कैंपोस, लानोस घास के मैदान देखते हैं। यूरोप में हम स्टेपी घास के मैदान देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान देखते हैं। लेकिन ये जो घास का मैदान, वो तमाम घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय है, लेकिन ये सवाना जो घास मैदान है एक ऐसा घास मैदान है जो कि उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण कटिबंधीय होने का कारण क्या है? कि कालाहारी मरुस्थल में स्थित है। यही कालाहारी मरुस्थल में हमें जेब्रा पाए जाते हैं, जिराफ पाए जाते हैं, शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। और शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, सबसे बड़ा अंडा इसी पक्षी का होता है। और सबसे छोटा पक्षी जो है वो हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड वेस्ट इंडीज में और न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो यहां हम दक्षिण अफ्रीका देश की बात कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के बाद अगर हम आगे बढ़े तो अफ्रीका महाद्वीप की हम चर्चा कर रहे थे कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जो विकसित देश है वो दक्षिण अफ्रीका देश है। लेकिन एक तरफ सबसे विकसित देश को देखा, दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका का एक ऐसा देश हम उठाने जा रहे हैं जो दुनिया के उन 3 देशों में शामिल है
जहां मुर्दे बेचने का कानूनी अधिकार है। ये बड़े शर्म की बात है कि दुनिया में जिन देशों में मुर्दों को अंतिम संस्कार नसीब नहीं होता, मुर्दे तक बेच दिए जाते हो, उनमें भारत भी एक देश है। दुनिया में इथोपिया, सेनेगल और भारत, दुनिया में 3 ऐसे देश हैं जहां मुर्दे बेचने का कानूनी अधिकार है। आपको ध्यान रखें कि अगर मैं भारत का जिक्र करूं तो साउथ बिहार और उड़ीसा में मुर्दे बेचने की मंडियां भी लगती है। तो अफ्रीका महाद्वीप में मैं यहां एक ऐसी झील का नाम ले रहा हूं जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित मैं यहां विक्टोरिया झील का नाम ले रहा हूं, और ये विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील का नाम है। पहले आप ये ध्यान रखें कि विक्टोरिया अगर अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है तो ये विश्व में तीसरी सबसे बड़ी झील है। आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे बड़ी जो झील है कैस्पियन सागर झील है, लेकिन वो एक खारे पानी की झील है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील 5 ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका में स्थित 5 महान झीलों में से सुपीरियर झील है। हालांकि ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लेकिन क्षेत्रफल में ये कैस्पियन के बाद दूसरी बड़ी झील है। और तीसरी बड़ी जो झील है वो हम पढ़ने जा रहे हैं विक्टोरिया झील। ये विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी झील है। तो पूरे विश्व में तो इसका स्थान तीसरा आता है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में ये सबसे बड़ी झील है। ये वही झील है जिससे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम होता है। लेकिन आपको यहाँ सिर्फ इतना देखना है कि जो नील नदी यहाँ से निकलती है उस वक्त उसका नाम नील नहीं होता है। जिस वक्त विक्टोरिया झील से नील का उद्गम होता है उस वक्त उसे हम नील नहीं कहते। ये नील सूडान में जाकर कहलाती है, और सूडान में इसलिए कि सूडान की राजधानी जो खार्तूम है, इस खार्तूम में जाकर नील का नाम नील होता है। ये इसलिए नील होता है क्योंकि यहाँ से जो नदी निकलती है ये रेड नील निकलती है और आगे जाकर ब्लू नील आती है। दोनों नदियाँ मिल जाती है तो मिलने के बाद ये नील नदी के नाम से कहलाती है। हम नील नदी को थोड़ी देर बाद अध्ययन करेंगे, उससे पहले हम विक्टोरिया झील देख लेते हैं। विक्टोरिया जो झील है ये 3 देशों में स्थित है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। केन्या, युगांडा और तंजानिया, इन 3 देशों की सीमा बनाने वाली झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। तीसरा पॉइंट हम बना सकते हैं कि विश्व में झीलें तो बहुत है, लेकिन विक्टोरिया ही दुनिया की वो अकेली झील है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि विषुवत रेखा पर, माने कि भूमध्य रेखा पर स्थित विश्व की एकमात्र झील। भूमध्य रेखा मतलब कि 0 डिग्री अक्षांश। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा को ना तो हम उत्तरी अक्षांश में गिनते हैं और ना दक्षिण अक्षांश में, हम उसे केवल 0 डिग्री अक्षांश के नाम से पढ़ते हैं। और भूमध्य रेखा पर स्थित विश्व की एकमात्र झील क्या है? विक्टोरिया झील। दोस्तों, ये वही झील है जिसके किनारे हमें सबसे पहले मानव के प्रमाण मानी होमो सेपियंस के प्रमाण प्राप्त हुए थे। मैं एक बार फिर विक्टोरिया झील की बात कर रहा हूं कि ये जो विक्टोरिया झील है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। लेकिन जरूरी नहीं कि प्रश्न एग्जाम में यही पूछा जाए, प्रश्न का थोड़ा सा टर्न ले लिया जाए। और अगर प्रश्न इस तरह बन जाए कि विक्टोरिया झील अगर आपसे पूछा जाए तो आप जवाब में क्या कहेंगे कि विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। लेकिन मान लो अगर प्रश्न ने थोड़ा सा टर्न लिया और आपसे विक्टोरिया झील नहीं पूछा, और मान लिया जाए कि आपसे पूछ लिया कि विक्टोरिया नाम का महल कहाँ स्थित है, और विक्टोरिया महल अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सफेद संगमरमर से बनो हिंदुस्तान की एक बेहतरीन अंजुमन जिसे हम ताज कहते हैं, एक दिलकश महबूब की महबूबाना पेशकश ताजमहल। लेकिन सफेद संगमरमर से बनी हिंदुस्तान की ताज के बाद दूसरी प्रसिद्ध जो इमारत है वो विक्टोरिया महल है, और यही विक्टोरिया महल कोलकाता में स्थित है। तो विक्टोरिया झील जहां अफ्रीका में थी, वहीं विक्टोरिया महल कहाँ स्थित है? कोलकाता में। इसके अलावा मान लिया जाए ये प्रश्न ना पूछकर आपसे पूछा जाए कि ये बताया जाए कि विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये विक्टोरिया मरुस्थल ये एक इतना बड़ा मरुस्थल है कि एक महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल ही विक्टोरिया है। हालांकि ये अलग बात कि उस महाद्वीप में मरुस्थल बहुत ज़्यादा है, इसलिए उस महाद्वीप को हम प्यासी भूमि का देश कहते हैं। लेकिन ये जो सबसे बड़ा मरुस्थल है विक्टोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। हालांकि ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया के अलावा अन्य मरुस्थल ना हो, वहाँ ग्रेट सैंडी से लेकर गिब्सन मरुस्थल भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? विक्टोरिया मरुस्थल। लेकिन प्रश्न अगर आपसे ये ना पूछकर ये पूछा जाए कि ये जो विक्टोरिया है ये कहाँ की महारानी का नाम था, तो बहुत इजी प्रश्न बनता है कि विक्टोरिया महारानी इंग्लैंड की थी। लेकिन प्रश्न को और घुमाया जाए और आपसे पूछा जाए
किस वक्त इंग्लैंड की रानी थी? जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त, या गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया उस वक्त, या 1857 की क्रांति, या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय? तो किस वक्त इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया थी? तो हम कहेंगे जब हिंदुस्तान में बगावत का दौर था, 1857 की क्रांति हो रही थी, तो इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया थी। आप याद रखिएगा, इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया क्रांति की खत्म होने के बाद 1858 में भारत तो नहीं आई, लेकिन अपना संदेश लॉर्ड कैनिंग के हाथों भारत भिजवाया। रानी स्वयं तो भारत नहीं आई, लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का जो संदेश पत्र था उसे इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया था, और एक दिन के लिए इलाहाबाद उस वक्त हिंदुस्तान की राजधानी बन गया था। ये भी अच्छा प्रश्न बनता है कि वो कौन सा शहर है जो एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना? इलाहाबाद। आजकल हम उसे प्रयागराज कहते हैं। गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी संगम पर स्थित है वही प्रयागराज जहां से महादेवी वर्मा थी, जिन्होंने लिखा मैं नीर भरी दुख की बदरी, बरसी कल थी मिटा चले। तो हम यहां बात कर रहे हैं विक्टोरिया महारानी की कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की रानी का नाम था, लेकिन ये ना पूछकर मान लिया जाए, आपसे ये पूछ लिया जाए कि विक्टोरिया नाम का जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है। तो आप एक बार फिर अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं और अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बिया देश में बहने वाली जेम्बेजी नदी का जिक्र करते हैं। ये जेम्बेजी नदी जो जाम्बिया देश के कटंगा पठार से निकलती है, याद रहे कटंगा पठार हीरे और सोने के लिए दुनिया में बहुत जाना जाता है। हीरा और सोना दोनों के लिए कौन सा पठार प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे कटंगा। लेकिन अगर मान लिया जाए प्रश्न थोड़ा सा देश के अर्थ में पूछ लिया जाए, सोने के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सोने के लिए दो देश प्रसिद्ध है, एक दक्षिण अफ्रीका और एक ऑस्ट्रेलिया। जहां हमने दक्षिण अफ्रीका का अध्ययन कर लिया कि वहां का जोहान्सबर्ग जो नगर है वो सोने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां सोने की कालगुरली और कूलगार्डी नाम की खाने प्रसिद्ध है। भारत सोने की चिड़िया बेशक कहलाता था, लेकिन भारत में सोने की केवल एक खान नजर आती है जिसे हम कोलार खान कहते हैं कर्नाटक में। आजकल वहां से भी सोने का उत्खनन नहीं हो रहा है। हालांकि और छोटी खानों का नाम ले तो कर्नाटका में हट्टी की खान भी है, अनंतपुरा खान भी आंध्र प्रदेश में। लेकिन हाल ही में हमारे राजस्थान में से भी सोना निकाले जाना, बांसवाड़ा जिले की छींच नामक स्थान से सोने के प्रचुर भंडार प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी तक हमने राजस्थान में उत्खनन शुरू नहीं किया है। हम यहाँ विक्टोरिया जलप्रपात की बात कर रहे थे। विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी बनाती है, लेकिन अगर प्रश्न ये ना पूछकर आपसे पूछ लिया जाए कि विक्टोरिया नाम की पर्वत चोटी किस पर्वतमाला की है, तो विक्टोरिया पर्वत चोटी का नाम लेते ही आप भारत और म्यांमार की सीमा रेखा पर आ जाते हैं। भारत और म्यांमार दोनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला एक पर्वत अराकान योमा पर्वत। यह अराकान योमा वो पर्वत है जो भारत और म्यांमार दोनों देशों के बीच सीमा बनाता है। याद रखिएगा, भारत और म्यांमार के बीच दो चीजें अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है, जिसमें एक अराकान योमा पर्वतमाला है और दूसरी इरावदी नदी है। वही इरावदी जिसे म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। आज हम जिस देश को म्यांमार कह रहे हैं, कल हम उसे बर्मा के नाम से जानते थे। इस देश की पहले राजधानी रंगून थी, फिर चेंज होकर उसका नाम बदलकर यांगून हो गया, जबकि वर्तमान में इस देश की राजधानी नापीते है। आपको याद होगा, यह वही रंगून है जो भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में बड़ा योगदान देती है, जहाँ की मांडले जेल, जहाँ बाल गंगाधर तिलक ने उसी मांडले जेल में एक पुस्तक की रचना की, गीता रहस्य। ये वही मांडले जेल है जहां हमारे मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर का देहांत हुआ था। और बहादुर शाह जफर जो एक गजब के कलमकार थे, एक अच्छे शायर भी रहे थे, उन्होंने लिखा भी था, अफसोस करते हुए लिखा था कि कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी नसीब ना हुई अपने वतन यार। तो हम यहाँ विक्टोरिया झील को देख रहे थे कि विक्टोरिया झील अगर आपसे पूछी जाए तो आप फटाक से जवाब देंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में है, लेकिन विक्टोरिया महल पूछे तो आप जवाब में क्या कहेंगे? कोलकाता में स्थित है। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया थी, लेकिन किस वक्त थी? 57 की क्रांति के समय। विक्टोरिया नाम का जलप्रपात जेम्बेजी नदी पर है। और विक्टोरिया पर्वत चोटी कहाँ की है? अराकान योमा पर्वतमाला, जो कि म्यांमार में स्थित है। हालांकि ये म्यांमार और भारत दोनों के सीमा रेखा बनाती है। हम अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे थे और वहीं पर अफ्रीका महाद्वीप में ही हमने विक्टोरिया झील का अध्ययन किया। वही झील है जहां होमोसेपियंस के प्रमाण हमें प्राप्त हुए। मानव सभ्यताओं के पहले प्रमाण हमें अफ्रीका महाद्वीप से मिले, लेकिन मानव सभ्यताओं का पालना हम एशिया को कहते हैं, इसलिए क्योंकि तमाम बड़ी मानव सभ्यताओं ने एशिया में फली फूली, बड़ी हुई, विकसित हुई। जैसे कि हम अगर इराक ईरान की बात करें तो वह दजला फरात की सभ्यता, जिसका दूसरा नाम फारस की सभ्यता है, या इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से हम पढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान का नाम लें तो यहाँ सिंधु नदी घाटी की सभ्यता थी। चीन में जाएं तो वहाँ हम हांगो की सभ्यता पढ़ते हैं, यांगटिशिकांग की सभ्यता पढ़ते हैं। तो एशिया महाद्वीप सभ्यताओं का पालना है, जबकि सभ्यताओं ने जन्म लिया है सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में।
तो अफ्रीका महाद्वीप में ही हम कुछ और देशों की बात करें, मैं यहाँ अफ्रीका में एक घाना नाम के देश का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये घाना भले ही बहुत छोटा देश है, आपको याद होगा कोफी अन्नान जो यूएनओ के महासचिव बने थे इसी देश के निवासी थे, गुटेरस माली, उनसे पहले कोफी अन्नान, बान की मून से पहले कोफी अन्नान, गुटेरस माली के पहले बान की मून और उनसे पहले कोफी अन्नान, वो घाना के ही थे। ये घाना एक ऐसा देश है जहां एक झील पड़ती है, वोल्टा झील। मैंने घाना को इसलिए इसके जस्ट बाद में लिया है क्योंकि अगर आप अफ्रीका की सबसे बड़ी झील का नाम लेंगे तो विक्टोरिया बोलेंगे, लेकिन इतना भी ध्यान रखें कि विक्टोरिया तो प्राकृतिक झील है। विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, मगर वो कैसी झील है? प्राकृतिक। और आपसे पूछा जाए अफ्रीका की सबसे बड़ी झील का नाम बताएं, मगर वो कैसी होनी चाहिए? कृत्रिम। तो फिर आप वोल्टा झील का नाम लेंगे। वैसे अगर मैं घाना का नाम और दूसरे अर्थ में लूं तो इसे दुनिया में एड्स की राजधानी कह सकता हूं। एड्स की राजधानी हम किस देश को कहते हैं? तो घाना को कहते हैं। और घाना में जो झील है वोल्टा झील, ये कृत्रिम झील है। अफ्रीका महाद्वीप में हम अगर बड़ी पर्वतमालाओं का जिक्र करें तो अफ्रीका महाद्वीप में जो बड़ी पर्वतमालाएं आती है उनमें एटलस पर्वतमाला का विशेष नाम आता है। यानी कि हम सबसे पहले यहाँ एटलस पर्वतमाला का जिक्र करें तो याद रहे, जिस तरह हमने अभी विक्टोरिया झील को पढ़ा था कि वो एक देश में नहीं है बल्कि 3 देशों की सीमा बनाती है। पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इनको रोके। यानी हो सकता है कि एक देश से दूसरी देश की सीमा तक चले जाते हैं। क्यों? कि प्राकृतिक जो है टोपोग्राफीज है, प्राकृतिक स्थलाकृतियां हैं, ये राजनीतिक सीमाओं की मोहताज नहीं होती। तो एटलस पर्वतमाला जिसका विस्तार हम पढ़ें तो हम अल्जीरिया देश में एटलस पर्वतमाला को देखते हैं, लेकिन ना केवल अल्जीरिया के अलावा हम मोरक्को देश में भी इसका विस्तार देखते हैं। तो अल्जीरिया और मोरक्को मुख्यतः इन 2 देशों में फैली हुई, लेकिन इसका कुछ भाग एक तीसरे देश में भी जाता है जिसको हम ट्यूनीसिया के नाम से पढ़ते हैं। तो ये जो एटलस पर्वतमाला है इसका विस्तार हम 3 देशों में देखते हैं। एटलस पर्वतमाला की अगर सबसे ऊंची चोटी का नाम लूं तो चोटी चाहे वो कहीं की भी हो, उसके आगे हम माउंट लगा सकते हैं कि माउंट टॉबेकोल ये सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट टॉबेकोल जो कि 4165 मीटर चोटी है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नहीं है ये सिर्फ एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये केवल एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, ना कि अफ्रीका महाद्वीप की। दुनिया में जब भी मैं ऊंची पर्वत चोटियों का नाम लूं तो भारत एक ऐसा देश राज्य 3 दुनिया की सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक है वो तीनों ही भारतीय क्षेत्र में स्थित है। जैसे कि हम भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। जैसे कि अगर मैं यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का जिक्र करूं, चाहे दुनिया में दूसरे नंबर की चोटी कंचनजंगा का जिक्र करूं, या तीसरे नंबर की विश्व की सबसे ऊंची चोटी K2 का जिक्र करूं, तीनों ही भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में फैली हुई है। उधर एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये सिर्फ एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, ना कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो फिर आइए अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर चलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है ये तंजानिया देश में स्थित है। और जो तंजानिया देश है ये कहवा के लिए बहुत जाना जाता है। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। पूछा हुआ प्रश्न है कि माउंट किलिमंजारो का जो ढाल है, जो स्लॉप है, वो किसकी खेती के लिए जाना जाता है? तो आप कहेंगे कॉफी के लिए जाना जाता है, कहवा के लिए जाना जाता है। जब भी मैं कहवा या कॉफी का नाम लूं तो आप सबसे पहले ब्राजील देश का नाम लेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील में होता है। दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी की मंडी साओ पोलो ब्राजील में स्थित है। भारत में अगर हम कॉफी का नाम लें तो हम कर्नाटक राज्य का नाम लेते हैं। सबसे अधिक चाय का उत्पादन अगर असम राज्य में होता है तो सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में कॉफी का पौधा लाने का श्रेय बाबा बुदन को जाता है, इसलिए कर्नाटक में जिन पहाड़ियों में कॉफी का उत्पादन होता है हम उन्हें बाबा बुदन की पहाड़ियों के नाम से पढ़ते हैं। माउंट किलिमंजारो ये 58-95 मीटर ऊंची चोटी है और इस किलिमंजारो का जो ढाल है ये कहवा की कृषि के लिए, कहवा की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। हालांकि कहवा की खेती के लिए कौन सा देश जिसका ढाल कहवा की खेती के लिए जाना जाता है, यहाँ देश के अर्थ में नहीं कह रहा हूँ मैं, यहाँ माउंट किलिमंजारो के अर्थ में कह रहा हूँ। और अगर देश के किसी देश का ढाल कहवा के लिए जाना जाता है फिर वो मैक्सिको देश है जो लैटिन अमेरिकी देशों में आता है। आपने पढ़ा होगा जब हम लैटिन अमेरिकी देश या मध्य अमेरिकी देशों की गणना करते हैं तो वहाँ कई देश हमारे सामने आते हैं, जिनमें मैक्सिको, ग्वाटेमाला, हंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, मानागुआ, सेल्वाडोर, कैरिबियन, बहुत सारे देश हैं। उन्हीं में से एक देश हम मैक्सिको की बात करें, ये जो मैक्सिको देश है कहवा की खेती के लिए जाना जाता है। और ये माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है दोस्तों?
तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की अन्य बातों पर अगर अपन बात करें तो यहाँ का सबसे दक्षिणी जो क्षेत्र आता है वो दक्षिण अमेरिका में आता है, लेकिन सबसे पूर्वी क्षेत्र मिस्र आता है। थोड़ी देर पहले मैं यहाँ की कुछ नदियों का जिक्र कर रहा था, जहाँ हमने सिर्फ नील नदी के बारे में सिर्फ उसका नाम देखा था। तो आइए अब की बार हम नील नदी के बारे में विस्तार से देखते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। बेशक दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लेकिन हम नहीं कह सकते कि ये दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है, क्योंकि दुनिया की सबसे चौड़ी नदी जो होती है वो अमेजन नदी है, और अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका देश में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। तो ये जो नील नदी है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ मैं इतिहास के पिता में हेरोडोटस को कोट करूंगा कि हेरोडोटस, जिसे हम इतिहास का पिता कहते हैं, हेरोडोटस ने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका पुस्तक में हेरोडोटस ने कुछ एक कोटेशन कहे थे, कुछ स्टेटमेंट उसके आते हैं। हेरोडोटस ने कहा कि मिस्र ही नील है और नील ही मिस्र है। मिस्र को अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं। इजिप्ट इज नील एंड नील इजिप्ट, यानी मिस्र ही नील है और नील ही मिस्र है। ये शब्द सुनते ही आपको भारत में इंदिरा गांधी का शासन याद आया होगा, जहां इंदिरा इज इंडिया इज इंदिरा के नाम से इंदिरा गांधी का शासन था। और आपने देखा भी, जो भी भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी के खिलाफ गया, समझ लो उसकी राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो गई। उदाहरण के तौर पर मोरारजी देसाई को देखें या चौधरी चरण सिंह को। मिस्र ही नील है और नील ही मिस्र है। मिस्र ही नील है और नील ही मिस्र है। ये कथन किसका है? तो आप कहेंगे इतिहास के पिता हेरोडोटस का है। इसके अलावा हमने बहुत सुना, बहुत पढ़ा कि नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है, तो हम कहेंगे कि नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। नील नदी का वरदान किस देश को कहते हैं दोस्तों? मिस्र को कहते हैं। अगर मैं इस नील नदी का बात करूं तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील, और ये जो नील नदी है ये मिस्र देश में अधिकांशतः बहती है, और मिस्र में ये नदी आस्वान बांध का निर्माण करती है। मिस्र में आस्वान बांध का निर्माण करती है। मिस्र के अंदर ये नदी कौन सा बांध बनाती है? आस्वान बांध निर्मित करती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो आस्वान हमारा बांध है, ये आस्वान अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा बांध है। अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा बांध है वो आस्वान बांध है, और आस्वान बांध कौन सी नदी बनाती है? नील नदी बनाती है। नील नदी जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। दोस्तों तीसरे पॉइंट में मैं कह सकता हूं कि नील दो शाखाओं में बहती है, एक व्हाइट नील के नाम से और दूसरी जो शाखा है उसका नाम लेते हैं हम ब्लू नील। दोस्तों नील पे ही मैं आगे एक बार फिर यहां रिवाइज कर रहा हूं कि नील नदी जो है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में मिस्र ही नील है और नील ही मिस्र है कहा था। नील नदी का वरदान हम किसको कहते हैं दोस्तों? तो नील नदी का वरदान किसको कहते हैं? मिस्र को। और ये किसने कहा था? हेरोडोटस ने। मिस्र में ये आस्वान बांध का निर्माण करती है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आस्वान बांध है। आइए नील नदी की दो शाखाएं व्हाइट नील और ब्लू नील के बारे में हमने यहाँ पे देखा है। आगे आइए, अभी भी हम यहां नील नदी का ही नाम ले रहे हैं। नील नदी का अगला पॉइंट अगर हम बनाते हैं तो अगले पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि नील नदी में जो ब्लू नील नदी हमने देखी अभी, कि ये जो ब्लू नील नदी है, ये ब्लू नील नदी इथोपिया देश से निकलती है। ये ब्लू नील कहां से निकलती है? इथोपिया देश से। और इथोपिया देश की जो उच्च भूमि है दोस्तों, उस इथोपिया देश की उच्च भूमि से ब्लू नील नदी का उद्गम होता है। आप यूँ कह सकते हो कि जब भी आप इथोपिया देश का नाम लें तो इथोपिया देश में आपको एक झील याद आई, टाना झील। इथोपिया देश में कौन सी झील की स्मृति हुई? टाना झील की। ये जो टाना झील है दोस्तों, ये कहाँ पड़ती है? इथोपिया देश में स्थित है। तो टाना झील इथोपिया देश में स्थित है, और इथोपिया देश की उच्च भूमि से ब्लू नील नदी का उद्गम होता है। उधर नील नदी हमने यहाँ देखी है कि नील नदी अपना जो मुहाना, आपको पता है दोस्तों कि नदी जहाँ गिरती है उसको मुहाना कहते हैं।
नदी जहां से निकलती है उसका उद्गम होता है, लेकिन जिस जगह नदी सागर में गिर जाती है वो उसका मुहाना कहलाता है। अगर मैं आपसे यूं कहूं कि नील नदी का मुहाना कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे कि नील नदी का जो मुहाना है ये भूमध्य सागर में स्थित है। नील नदी का मुहाना भूमध्य सागर में स्थित है। तो नील नदी का मुहाना कहाँ स्थित है दोस्तों? नील नदी का मुहाना भूमध्य सागर में स्थित है। आगे आइए, नील नदी के बारे में ही हम फिर दोबारा पढ़ते हैं, और पॉइंट जो बाकी पॉइंट है उनको नील नदी क्या हम फिर पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं कि ये जो नील नदी है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, 2 शाखाओं में निकलती है। दुनिया की सबसे चौड़ी नहीं है, सबसे चौड़ी अमेजन नदी है दक्षिण अमेरिका में। तो इस तरह अब तक हमने अध्ययन किया है नील नदी का। तो आइए अब हम यहाँ की दूसरी प्रमुख नदी का अध्ययन करते हैं, और दूसरी नदियों में मैं नाम लूंगा एक ऐसी नदी का जो भूमध्य रेखा पर स्थित भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कांगो नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी क्या है दोस्तों? कांगो नदी है। और ये कांगो दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लेकिन मान लो एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा और आपसे पूछ लिया गया कि आप बताएं कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदियों में हमारे राजस्थान में बहने वाली माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटते। बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों ये। माही नदी, कोई भी बताएगा कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में बहने वाली माही नदी। लेकिन अगर माही ऑप्शन में नहीं आता है तो चीन की एक नदी है हांगहो नदी, और यह हांगहो नदी भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और हांगहो किस देश की नदी है दोस्तों? चीन की। लेकिन मान लिया जाए आपसे कर्क रेखा ना पूछकर आपसे मकर रेखा पूछ ले, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। और लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका देश के आसपास के क्षेत्रों में बहती है। लिम्पोपो नदी अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। ये लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। लेकिन हम कांगो नदी का अध्ययन कर रहे हैं जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो है दोस्तों। कांगो की सहायक नदी है एक, कांगो की सहायक नदी। तो ये जो कांगो नदी है इसकी एक सहायक नदी है। कांगो की सहायक नदी का नाम कसाई नदी है। ये कौन सी नदी है? कसाई नदी है। नाराज मत होना दोस्तों, नदी का नाम है, तुम्हारा नहीं ले रहा मैं। ये कसाई नदी है। और ये जो कसाई नदी है ये भूमध्य रेखा कांगो की सहायक नदी है। पूरे विश्व में सर्वाधिक हीरा उत्पादन किस नदी के बेसिन से होता है? कसाई। तो कसाई नदी का जो बेसिन है, कसाई नदी का बेसिन हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है। कसाई नदी का बेसिन दोस्तों हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो आइए कांगो की सहायक नदी हमने कसाई का अध्ययन किया कि कसाई नदी का बेसिन हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा हम कांगो नदी के तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। ये कांगो एक ऐसी नदी रही है दोस्तों जिस पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है स्टैनले जलप्रपात। स्टैनले जलप्रपात। स्टैनले जलप्रपात के अलावा इसी कांगो नदी पर एक दूसरा जलप्रपात भी है जिसका नाम है लिविंगस्टोन जलप्रपात। लिविंगस्टोन जलप्रपात। अब आप कहेंगे कि स्टैनले और लिविंगस्टोन ये क्या है सर? तो आप ध्यान रखें, अफ्रीका महाद्वीप के खोजकर्ताओं के नाम पर, अफ्रीका महाद्वीप के खोजकर्ता स्टैनले और लिविंगस्टोन के नाम पर कांगो नदी जो है उस पर यह जलप्रपात स्थित है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का भी हमने पूरी तरह अध्ययन नहीं किया है। अफ्रीका महाद्वीप का को आगे देखने के लिए आप हमारी दूसरी कक्षा को देखेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।